हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड चलते हैं कि करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढने के लिए आपके कई क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आए हैं नीट 2020 में। तो है क्या कि इस टाइप क्वेश्चन के लिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, वो भी पूरे ध्यान से। देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पर, वो पहला स्टेटमेंट हमारे पास है CO2 इज यूज एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। हाँ, तो ये पॉइंट सही है कि CO2 रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है आइसक्रीम के लिए और फ्रोजन फूड के लिए। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, CO2 दिया हुआ है गैसियस फॉर्म में, और आइसक्रीम के रेफ्रिजरेंट के लिए जो हम लोग CO2 यूज करते हैं वो होती है लिक्विड CO2। वो गैसियस CO2 ना होकर कैसी होती है, लिक्विड CO2। इसी तरीके से फ्रोजन फूड के लिए जो CO2 हम लोग यूज करते हैं वो होती है हमारे पास कैसी, सॉलिड CO2। तो आइसक्रीम के लिए अगर यहाँ देखना चाहें हम लोग, तो वो हम लोग यूज करते हैं लिक्विड CO2, और फ्रोजन फूड के लिए अगर देखना चाहें तो वो हम लोग यूज करते हैं सॉलिड CO2। और सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फूड को फ्रोजन करने के लिए या आइसक्रीम को रेफ्रिजरेंट करने के लिए हम लोग CO2 का यूज़ तो करते हैं, बट वो CO2 का जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंज होता है। आइसक्रीम के लिए लिक्विड CO2 होता है, और फ्रोजन फूड के लिए क्या होता है हमारे पास, सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस होता है। और यहाँ पे हमको जो पॉइंट दिया गया वो कैसा दिया गया, गैसियस, यानी कि ये पॉइंट आप बता सकते हैं क्या है हमारे पास, गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 12 5 कार्बन रिंग्स। तो C60 को हम लोग बोलते हैं अपना फुलरीन, है ना, कार्बन का एलोट्रॉप होता है, कार्बन के कई एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट्स, फुलरीन। फुलरीन को हम लोग बकमिस्टल फुलरीन भी बोलते हैं, बट बकमिस्टल फुलरीन हम लोग बोलते हैं किसको, C60 को। अब इस C60 में कई हमारे पास हाइड्रल्स होते हैं, फेस होते हैं, हाइड्रल्स मतलब फेस, कुछ हेक्सागोनल होते हैं, कुछ पेंटागोनल होते हैं। तो यही पॉइंट दिया गया है, हेक्सागोनल 6 कार्बन रिंग मेंबर होते हैं, पेंटागोनल 5 कार्बन रिंग होते हैं। टोटल होते हैं हमारे पास हाइड्रल्स 32। टोटल हाइड्रल्स कितने होते हैं, 32। पॉइंट तो सही है कि 12 6 कार्बन है, 12 6 कार्बन और 25 कार्बन, 20 + 12 कितने हो गए, 32। बट पॉइंट क्या, रिवर्स लिखा हुआ है। 6 कार्बन हमारे पास होते हैं 20, और 5 कार्बन रिंग्स जो हमारे पास होती है वो 12, यानी कि ये जो कंडीशन लिखी गई ये क्या कर दी गई, रिवर्स, और रिवर्स कर दी गई, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है ZSM5, अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू गैसोलीन। देखिए होता क्या है, ZSM5 हमारे पास एक टाइप का 3D सिलिकेट है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट। या आप ऐसा समझ लीजिए ये एक टाइप का कैटलिस्ट है, ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। वो कैटलिस्ट जो कि अपनी शेप पे डिपेंड कराता है रिएक्शन को होने या इंक्रीज ऑफ रेट करने के लिए। उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ZSM5 3D शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, एल्कोहल को पेट्रोल में या गैसोलीन में चेंज करने के लिए। यानी सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, सही है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, यानी कि हाँ ये रंगहीन और स्वादहीन गैस होती है। हाँ बिल्कुल सही है कि हाइड्रोकार्बन्स का या वुड्स का इनकम्प्लीट कंबस्सन या इनकम्प्लीट कंबस्सन के थ्रू हमको क्या मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, जिसका ना ही कोई कलर होता है, यानी ये कलरलेस होती है, और ना ही कोई ऑर्डर होता है। इसके अलावा ये न्यूट्रल गैस भी होती है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग चेक करना चाहें करेक्ट स्टेटमेंट तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, थर्ड, C and D। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो एडियाबेटिक कंडीशन दिया है, 2 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। फ्री एक्सपेंशन दिया है आइडियल गैस का, और दूसरी कंडीशन दी गई है एडियाबेटिक। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमको पूछा क्या गया है, क्यों पूछा गया है, हीट एक्सचेंज क्या हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में, टेम्परेचर चेंज क्या होगा या वर्क डन पे क्या असर पड़ेगा फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फ्री, तो फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग ये हुआ आइडियल गैस का कि जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग यूज करेंगे उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 की। फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, 0। अब बताइए अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है
तो पीवी वर्क डन जो हमारे पास होगा उसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हुआ तो पीवी वर्क क्या हो गया, 0। तो ये फ्री एक्सपेंशन से हमारे पास टर्म निकल के आए हैं। एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन होती है जहाँ पे हीट एक्सचेंज ना हो रहा हो, कांस्टेंट हो, यानी सिस्टम से ना कोई हीट सराउंडिंग की तरफ जाए, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट आए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी एडियाबैटिक कंडीशन। तो फ्री एक्सपेंशन टर्म से मीनिंग निकला एक्सटर्नल प्रेशर 0 और वर्क डन 0। एडियाबैटिक से मीनिंग क्या निकला, Q = 0। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे यूज करें, बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन। और इस क्वेश्चन में हमको ये पता चल गया Q 0 है और W भी क्या है, 0 है। इसका मतलब डेल्टा E की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। अब हमने देखिए Q तो 0 मिल गया, इसके अलावा P एक्सटर्नल 0 मिल गया। चलिए यहाँ चेक करते हैं, Q 0 हो गया, W चेक किया 0 हो गया। चेक करना है हमको टेम्परेचर चेंज। तो डेल्टा E हमने इसीलिए फाउंड किया हुआ है क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, 0, ये यहाँ से आप देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, 0 है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा, इसका मतलब अगर डेल्टा T की यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो ओवरऑल वैल्यू वो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, 0। ठीक, यानी अब चेक कर सकते हैं Q की वैल्यू 0 है, W की वैल्यू 0 है, इसके अलावा डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर वो भी क्या होगा हमारे पास, 0। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला, फोर्थ ये वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन। देखिए अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऑक्सी एसिड से, सल्फर के डिफरेंट ऑक्सी एसिड है, उनका स्ट्रक्चर अगर आपको आता होगा तो आप इजीली चेक कर सकते हो किसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज पाया जाता है। हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे H2SO4 दिया गया है, तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन। जहाँ पे सल्फर से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू और 2 OH ग्रुप इस तरीके से लगे होते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका हो गया, H2SO4 का। बताइए क्या H2SO4 में कहीं भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन OO लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज है, नहीं है। नेक्स्ट H2S2O8। अगर H2S2O8 का स्ट्रक्चर हम लोग बनाना चाहें तो नाम है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक, नाम में ही आ रहा है परऑक्सो, और क्वेश्चन में अगर आप पहचानेंगे दिया भी क्या है, परऑक्सी। ये तो आपको अगर देखें तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सेम मिल रहा है, ये परऑक्सी लिंकेज है, ये नाम है परऑक्सो, आंसर तो आपको अपने आप मिल गया। फिर भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये होता है हमारे पास डाइसल्फ्यूरिक यानी 2 सल्फर, परऑक्सी लिंकेज है। और अगर इक एसिड टर्म यूज कर रहा है तो इक एसिड में एवरेज सल्फर से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और 1 OH। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें अपना इस तरीके से, तो ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। और ये जो हमारे पास ये है, यही क्या कहलाएगा हमारे पास, परऑक्सी लिंकेज। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अपना परऑक्सी लिंकेज। तो आंसर तो हमको मिल गया अपना, सेकेंड वाला होगा। इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर भी चेक कर ले रहे हैं। जैसे H2S2O7 है, तो H2S2O8 और O7 में ओनली 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे कोई भी परऑक्सी लिंकेज नहीं है। पायरो टर्म यूज किया है। पायरो टर्म का मतलब होता है क्या, ये मीनिंग है सल्फर के ऑक्सी एसिड में, ये मीनिंग होता है पायरो का। ठीक है, SOS, और SOS में यहाँ भी इक एसिड है, तो इक एसिड का मतलब एवरेज सल्फर से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे इस तरीके से। और इसके अलावा एक एक क्या लगा होगा यहाँ पे हमारे पास, OH लगा होगा। ठीक है, फिर है H2SO3। अगर H2SO3 का स्ट्रक्चर हम लोग चेक करना चाहेंगे तो इस तरीके से 2 OH सल्फर के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक, तो यहाँ पे भी कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, H2S2O8। आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर दिया तो 1 क्लोरीन गया है और यहाँ पे देखा जाए तो जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो 1 हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 2 क्लोरीन से, और यहाँ 3 हाइड्रोजन का 3 क्लोरीन से। तो इन तीनों होना तो तीनों सब्स्टिट्यूशन है। अगर हम 1 मोल क्लोरीन लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन, 2 मोल क्लोरीन लेंगे तो सेकंड ऑप्शन,
3 मोल क्लोरीन लेंगे तो थर्ड ऑप्शन। बट यहाँ पे कोई भी मोल नहीं दिया गया। इस कंडीशन में क्या करें, आंसर कौन सा लगाएं हम? तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर पूछा गया हमको x है, x क्या होगा, तो उस x से जो नेक्स्ट बनने वाला प्रोडक्ट है वो डिसाइड करेगा कि x क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए चेक कर ले रहे हैं, आपको बना के हम क्वेश्चन में दिखा दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से तीनों रिएक्शन बना के हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर एक क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास क्या, CH2Cl। बट अगर हम लोग 2 क्लोरीन का यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस कंडीशन में यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CHCl2। ठीक है, बट अगर हम लोग 3 क्लोरीन का यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो तीनों ही हमारे पास हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे थ्रू हेलोजन और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा क्या, CCl3। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि आंसर कौन सा लगाएं हम लोग, तो वो डिपेंड करता है बनने वाला नेक्स्ट प्रोडक्ट थ्रू हाइड्रोलिसिस। अगर इन तीनों का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएं, देखिएगा अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, पहले वाले का, तो 1 क्लोरीन हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बन जाएगा क्या हमारे पास यहाँ पर, एल्कोहल। देखिएगा इस तरीके से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इस टाइप से एल्कोहल। ठीक है, बट नेक्स्ट कंडीशन में अगर चेक करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो बताइएगा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम लोग तो 2 क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, और 2 क्लोरीन रिमूव होने के बाद हमारे पास 2 यहाँ पे जुड़ जाएंगे क्या, OH, 2 Cl रिमूव होंगे और 2 हमारे पास क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 OH लग गए, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि एक कार्बन पे कभी भी 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते। अगर एक कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ से फिर से क्या होता है हमारे पास, वाटर रिमूव, और अगर यहाँ से फिर से हमारे पास वाटर रिमूव हो गया तो बताइए अब जो बनने वाला हमारे पास प्रोडक्ट है, इस टाइप से वाटर निकल जाने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, बेंजल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा हमारा, CHO। ठीक है, तो इसका मतलब यही हमको चाहिए था, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ पॉइंट था वो यही था कि हमें CHO चाहिए था, यानी कि अब CH2Cl आंसर हो नहीं सकता, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, CHCl2। अब कंडीशन ये है सर CCl3 भी तो लगा सकते थे, हाँ सही है, बट देखिए होता क्या है कि CCl3 का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो तीनों क्लोरीन जब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो तीनों क्लोरीन के सब्स्टिट्यूट हो जाने के बाद उस कार्बन से हमारे पास 3 क्या लगे होंगे, OH, 3 क्या लग जाएंगे, OH। और हमने पढ़ा कि एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। इस कंडीशन में यहाँ से वाटर क्या होगा, रिमूव। अगर यहाँ से वाटर रिमूव हो गया H2O फॉर्म में तो बताइए OH और H जाने के बाद अब जो बनने वाला यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ आपको बना के दिखा दे रहे हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से एसिड बन जाएगा। ठीक है, यानी CH2Cl का हाइड्रोलिसिस करने पर एल्कोहल, CHCl2 के हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, और CCl3 के हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बन जाएगा, एसिड। इसलिए आंसर हमने कौन सा लगाया यहाँ पर, सेकेंड लगाया है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 11 LU 175। अब देखिए ये तो आपके काफ़ी छोटी क्लास का क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल सा, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं, आपको LU टाइप का एलिमेंट दिया गया है, सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर चेक करें तो ये यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ये एक आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। ठीक है, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा 11 LU एंड 175, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये 11 लिखा हुआ है, ये 11 है क्या, ये होता है हमारे पास Z यानी एटॉमिक नंबर, और यही एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और आइसोलेटेड एटम के लिए यही हमारे पास क्या कहला जाएगा, बताइएगा, यही हमारे पास क्या कहलाएगा, ये 71 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो आइसोलेटेड एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। बस यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देना था, ये रेस्पेक्टिवली टर्म, ये रेस्पेक्टिवली टर्म आपको ज़रूर ध्यान देना है कि रेस्पेक्टिवली में हमको वो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले बोला प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, 71 है, देख लीजिए ऑप्शन 71 सेकेंड और फोर्थ में। उसके बाद न्यूट्रॉन, फिर यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, यानी फर्स्ट और थर्ड जो होंगे नंबर्स में वो सेम होंगे, 71 71। और न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करो, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, यानी यहाँ पे 175 दिया गया है और माइनस 71, यानी डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 104। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ करना भी नहीं था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमको इस क्वेश्चन में। देखिएगा, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं बताइए। ट्रांजिशन मेटल होते हैं कौन से, डी ब्लॉक इनर, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नॉन फॉर देयर कैटेलिटिक एक्टिविटी। कहने का मतलब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास बहुत कैटेलिटिक पावर होती है। जैसे जिंक है, इंसुलिन में यूज होता है कैटलिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से आयरन है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास कोबाल्ट है, विटामिन साइनोकोबाल्ट B12 से बाइंड करता है। तो ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, सबके पास क्या पाई जा रही है, कैटेलिटिक एक्टिविटी पाई जा रही है, बायोमॉलिक्यूल्स में यूज होंगी। तो क्या रीजन है, क्योंकि इनका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं। सो द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटेलिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सही है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। हमको ढूंढना क्या था, इसको जरूर ध्यान दीजिए, ये ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है, जबकि ये पॉइंट क्या है, करेक्ट। ये आंसर नहीं है, ये पॉइंट स्टेटमेंट सही है और हमको ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है। सेकेंड वाला देखिएगा, interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon और nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals। तो ये भी पॉइंट सही है। मेटल्स के जो क्रिस्टल लैटिस पाए, जैसे सोडियम है, सोडियम जिस क्रिस्टल फॉर्म में पाया जा रहा है, अगर उस सोडियम के एटम्स में कोई बाहर से इम्प्योरिटी मिला देते हैं, कोई स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, तो अब जो लैटिस है वो लैटिस को जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास, सही। बट ये ऑप्शन नहीं सही है क्वेश्चन का, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2। बताइएगा, CrO4-2 में है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको CrO4-2। अगर निकालना चाहेंगे हम लोग तो क्रोमियम X एज्यूम कर लिया क्या, X, ऑक्सीजन का -8 इक्वल टू -2, तो यहाँ पे X इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, +6। इसी तरीके से Cr2 का अगर निकालना चाहेंगे 2x - 14 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, +6। यानी CrO4-2 एंड Cr2O7-2 इन दोनों में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। बट ऑप्शन क्या बोलता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट द सेम। यानी कि ये ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यही ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, गलत। क्रोमियम +2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन F, सही है। रीजन क्या है कि अगर क्रोमियम +2 को देखें, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो बनाता क्या है, क्रोमियम +3। अब क्रोमियम +3 में अगर देखेंगे तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg इसका पूरा क्या है, खाली है। और T2G अगर हाफ फिल्ड स्टेबल है, हाफ फिल्ड स्टेबल, इसीलिए ये आसानी से क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव। क्योंकि आप देखिएगा Cr2+2 से अगर +3 में इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस किया, जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ, D4 से किस में चला गया, D3 में, और D3 में जैसे ही जाएगा तो वहाँ T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, जो कि क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल।
इसलिए क्योंकि वो मोर स्टेबल हो रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्गर क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही। यानी इन चारों ऑप्शन में से फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, और जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, गलत। ठीक है, देखिए यहाँ यही जरूरी होता है कि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये देखना है कि सारे ऑप्शन कैसे चेक करें। ठीक है, तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखें तो वो तो क्या है, थर्ड है। क्यों, क्योंकि पूछा ही इनकरेक्ट गया था, तो इनकरेक्ट कौन सा हमारे पास, थर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाइनिक डिटर्जेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिटर्जेंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, कैटाइनिक डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक। कैटाइनिक एनाइनिक में क्या होता है, आयनिक फॉर्म में डिटर्जेंट पाए जाते हैं, आयंस बनते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, कैटायन एनायन दोनों बनेंगे, बट नॉन आयनिक फॉर्म में कोई भी आयन हमारे पास डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो सोडियम स्टीरेट, तो सबसे पहले सोडियम स्टीरेट ये आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्म ऑफ सोप है। सोडियम स्टीरेट क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्म ऑफ सोप होता है, साबुन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर हम बताएं कैटाइनिक और एनाइनिक डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, तो कैटाइनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, किसको बोलते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट, तो याद रखिएगा कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है हमारे पास क्वार्टरनरी अमोनियम, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ किसका, एमीन, नाइट्रोजन का, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ एमीन। या ऐसे भी बोल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 हमारे पास एल्किल क्वार्टरनरी R4 अमोनियम यानी नाइट्रोजन से रिलेटेड N+, और कोई भी क्लोराइड हो इस टाइप का, ये कैटाइनिक डिटर्जेंट है। या R4 N+ ब्रोमाइड हो, ये भी हमारे पास क्या है, कैटाइनिक डिटर्जेंट है। या इसी तरीके से कोई फार्मूला यूज किया गया हो N+ और एसीटेट यानी CH3COO-, ये भी क्या है, ये सारे हमारे पास ये तीनों फॉर्म क्या होते हैं, कैटाइनिक डिटर्जेंट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करें सोडियम स्टीरेट तो क्या हो गया, सोप है। इसके अलावा अगर आंसर देखना चाहें तो वो तो हमारे पास है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, साफ साफ दिखाई दे रहा है अमोनियम, या अमोनियम सॉल्ट, ब्रोमाइड हैलाइड है, ये रहा ब्रोमाइड। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम लोग लिखना चाहेंगे और ऑप्शन फार्मूला आपको आंसर तो यही है बता दें, तो फार्मूला अगर बनाना चाहोगे तो आपका इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा, नाइट्रोजन से रिलेटेड 3 CH3, इसके अलावा CH3 CH2 का होल 15, ये फार्मूला है। तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल पॉजिटिव, एंड साथ में ब्रोमाइड लिया हुआ है तो Br-। तो आप अगर चेक करो R4N+ Br-, तो ये रहा हमारे पास 4 एल्किल पार्ट हैं नाइट्रोजन से, पॉजिटिव चार्ज विद ब्रोमाइड। ठीक, तो आंसर तो हो गया हमारे पास सेकंड, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। बट एनाइनिक डिटर्जेंट, ये दोनों क्या है, एनाइनिक डिटर्जेंट हैं, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, एनाइनिक डिटर्जेंट है। तो एनाइनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो एनाइनिक डिटर्जेंट होते हैं सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल। ठीक, कैसे समझोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R जनरली समझने के लिए SO3 Na+, ये जो फॉर्म है ये हमारे पास क्या होते हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से याद करने से रिलेटेड ही था कि अगर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ एमीन ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड और एसीटेट पाए जाएंगे तो वो कहलाते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट, या सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, एनाइनिक डिटर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलोग्राम Kelvin kilogram mole inverse. The freezing point depression for the solution of molality is 0.078 m containing a non-electrolyte solute in। तो डायरेक्ट आपका फार्मूला है, देखिए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आई का भी यूज करते हैं, स्मॉल आई, बट यहाँ नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आई की वैल्यू होती है ऑलवेज क्या होती है, 1, इसलिए डायरेक्ट लिखा नहीं है, हमको डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले का यूज करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखने में आपको 3-4 लाइन का है, लेकिन करना क्या है, सिर्फ एक फार्मूला, डेल्टा TF डिप्रेशन, यहाँ लिखा हुआ है ना डिप्रेशन किसका, फ्रीजिंग पॉइंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आएगा KF क्या होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट है, स्मॉल m क्या है, मोलरिटी,
बताइए डिप्रेशन कांस्टेंट डायरेक्ट दिया गया है कितना हमारे पास 5.12। मोलरिटी कितनी दी गई है क्वेश्चन में चेक कर लीजिए 0.078। यहाँ से आप आंसर निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आता है 0.40 के, ठीक है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। अब 4 लाइन के क्वेश्चन है, आपका एक फार्मूला गुणा करना था, ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है, दो आपको नंबर्स दिए गए हैं, दोनों को गुणा करके निकाल देना है आंसर, ये करना था, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है कि कुछ नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर किए गए थे उन्हीं से रिलेटेड के उनके आईयूपीएसी नेम बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? जिस साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट खोजा था उस साइंटिस्ट के नाम पे उस एलिमेंट का नाम रख दिया गया है, ठीक है। जैसे कुछ आईयूपीएसी के लिए, जैसे यहाँ टर्म है अन, नील, अन, तो अन यूज करते हैं इन आईयूपीएसी 1, नील यूज करेंगे फॉर 0, अगेन अन यानी 1, ठीक, और यूज कर देते हैं ईएम, ईएम कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट का नाम। तो ये हो गया हमारे पास अन, नील, ईएम। तो 101 एटॉमिक नंबर वाला होता है क्या हमारे पास? मेंडेलिवियम। ये सही है, मेंडेल ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इस एलिमेंट का नाम रख दिया गया क्या? मेंडेलिवियम। और ढूंढना क्या था? फिर वही देखिएगा, ये इनकरेक्ट ढूंढना, जबकि ये क्या है? करेक्ट है। सेकंड है अन, नील, बेसिकली आपको लर्न करने वाला है, याद करने वाला है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। अन इसके लिए बनाएंगे तो 1, नील मतलब 0, और ट्रियम यानी 3, 103, तो इसका नाम होता है लॉरेंसियम, ये भी सही है। नेक्स्ट है अन यानी 1, नील मीन्स 0, हेक्स मीन्स 6, यानी 106 एटॉमिक नंबर किसका होता है हमारे पास? सिबॉर्जियम, हाँ ये भी सही है, सिबॉर्जियम होता है हमारे पास। नेक्स्ट है अन 1, और इसके अलावा फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर देखिएगा अन फिर अन, यानी 111, तो 111 का नाम हमारे पास क्या डर्मे स्टेडियम होता है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो डी का जो 4 है ये क्या है हमारे पास? इनकरेक्ट स्टेडियम, ठीक है, स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर चेक करेंगे तो कौन सा जाएगा? डी का 4। बेसिकली लर्न करना है आपको 101 से लेकर 120, 118 तक कि किस एलिमेंट का नाम जो भी हमारे पास आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है क्या नाम रखे गए हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो आपका इजीली यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ से जो कभी भी प्रॉपर्टी में अपर या लोअर कंडीशन में जाएगा तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ चेक करें तो बेंजीन प्लस टॉलुइन दिया गया है, पहला क्या दिया गया हमारा? बेंजीन प्लस टॉलुइन, तो बेंजीन प्लस टॉलुइन हमारे पास होता है आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या कहलाता है? तो जो 100% राउल्ट लॉ को फॉलो करता है वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसी के अलावा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और क्लोरोइथेन, तो क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन चेक करें तो ये भी हमारे पास क्या है? आइडियल सॉल्यूशन, ये भी क्या कहलाता है हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा हमारे पास दिया गया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल प्लस एसीटोन, तो यहाँ पे अगर चेक करें तो एसीटोन तो दोनों में है, एक में दिया गया क्लोरोफॉर्म और एक में क्या दिया गया? इथेनॉल, तो पॉजिटिव, तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म शो करता है क्या हमारे पास? निगेटिव डेविएशन, ठीक है। और इथेनॉल प्लस एसीटोन क्या शो करता है हमारे पास? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये भी आपके एनसीईआरटी का दिया ही हुआ पॉइंट था जिसमें आपको एनसीईआरटी चेक करना था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4th आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग, ऑक्साइड्स दिए गए, ऑक्साइड्स को मैच कराना है, आसानी से मैच हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है CO, बेरियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एम्फोटेरिक है, और क्लोरीन नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं हमारे पास? एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप चेक कर लीजिए, ए का सेकंड से मैच कराना है तो ए का सेकंड ये रहा, बी का फर्स्ट से कराना है, सी का 4th से कराना है और डी का 3rd से कराना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको यहाँ चेक करना है, मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए चेक कर ले रहे हैं।
तो फॉर्मूला हमारे पास तो कॉमन है, एक ही होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। दिया गया वेट, तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई एन। यहाँ पे अगर एन को लिखना चाहें हम लोग तो रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे, नंबर ऑफ एटम्स से। ठीक है, चलिए हर जगह शो कर ले रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में अगर देखना चाहेंगे वेट कितना दिया गया है हमारे पास 1 ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक वेट कितना दिया गया है 24 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिक फॉर्म में दिया भी है, मैग्नीशियम अकेला दिया गया यानी एटॉमिक फॉर्म में, डिवाइड बाई Na। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, Na डिवाइड बाई 24। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया गया है मॉलिकुलर फॉर्म में, ये O2 लिखा गया है मॉलिकुलर फॉर्म में। ठीक है, ये सफिक्स प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा गया है O2। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे इसके लिए तो वेट 1 डिवाइड बाई O2 के लिए बताइएगा मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 32 इक्वल टू, अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम लिखना चाहें तो 1 मॉलिक्यूल में। ठीक है, यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं हमारे पास 2, तो यहाँ हम लोग एटम लिख ले रहे हैं कितने 2, क्योंकि 2 दिए गए हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करने होंगे। ठीक है, या अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग निकाल ले रहे हैं यहाँ पे क्या, डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम निकाल ले रहे हैं अगर n डिवाइड बाई Na, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ एटम निकल के आएगा वो होगा Na बाई 32। तो ये आपको लगेगा एटम है, बट एटम नहीं, क्वेश्चन में दिया क्या गया है मॉलिक्यूल। तो ये क्या दिया गया है हमारे पास, मॉलिक्यूल है। एटम में निकालने के लिए यहाँ पे हम देखो डिनोट कर दे रहे हैं, ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है। और अगर एटम निकालने हैं एटम, तो बताइएगा 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 से यहाँ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया 2Na अपान 32। ठीक है, यानी कि सॉल्व करेंगे तो Na अपान 16। नेक्स्ट लिथियम, लिथियम के लिए निकालना चाहेंगे तो बताइएगा 1 डिवाइड बाई एटॉमिक मास 7 इक्वल टू, लिथियम दिया किस फॉर्म में गया है, एटॉमिक फॉर्म में, तो n इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो गया Na बाई 7। और लास्ट हमारे पास सिल्वर, ये भी एटॉमिक फॉर्म में 1 अपान 108 इक्वल टू n डिवाइड बाई Na। तो यहाँ से भी अगर नंबर ऑफ एटम n निकालना चाहेंगे तो Na डिवाइड बाई 108। बस अब आप चेक कर लीजिए, मैक्सिमम नंबर एटम पूछा गया है, तो न्यूमरेटर तो Na और Na हर जगह क्या है, सेम है। और डिनोमिनेटर अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे नीचे, तो जिसकी वैल्यू जितनी कम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उतने ज़्यादा। तो सबसे कम कहाँ पाया जा रहा है हमारे पास, चेक करेंगे तो लिथियम, यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने का। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब चेक कर लीजिए कि बेंजल्डिहाइड दिया गया है, यानी ये बेंजीन से एल्डिहाइड जोड़ दिया गया, और प्लस रिएक्शन कराई जा रही है एसिटोफिनॉन के साथ। और एसिटोफिनॉन अगर हम लोग बनाना चाहें ये हमारे पास क्या है, एसिटोफिनॉन है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करा रहा है, डाइल्यूट NaOH। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या पाया जा रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। यानी कौन सी रिएक्शन हो गई, कैनिजारो एल्डोल में कौन सी हो गई हमारे पास, बताइए एल्डोल। अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन कौन देता है, एल्डोल। बट एल्डोल में क्या है कि अगर सेम टाइप के दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सेल्फ एल्डोल है, और दो डिफरेंट टाइप के अगर कार्बोनिल कंपाउंड या रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या कराएगी, क्रॉस। जैसे यहाँ पे देखिए एसिटोफिनॉन और बेंजल्डिहाइड डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी ये क्या कहलाएगी हमारे पास, क्रॉस क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, थर्ड वाला। ठीक है, अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। क्यों, 4 रीजन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहले बनाते हैं टर्सरी। देखिएगा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो ये रहा हमारे पास इस तरीके से, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। बताइए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9।
क्या कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई कंजुगेट सिस्टम नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसी के भी साथ कोई भी कंजुगेट सिस्टम में नहीं, कोई रेजोनेंस पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अब बताइए, अगर हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन यहाँ बनाना चाहें, समझिएगा, ये कैसा बनाया हमने? टर्सरी बनाया, और सेकेंडरी अगर बनाया यानी HCH3 CH2 CH3, तो ये हमारे पास अगर देखेंगे तो इस कार्बन से लगा हुआ एक क्या पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। और यहाँ अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास? 5। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 हो गए। तो बताइए, अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 5। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा? जहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? 9। और ये कौन डिस्क्राइब करता है? हाइपर कंजुगेशन। ये क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है। यानी कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे दोनों में सेम लग रहा है, यानी हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। मोर स्टेबल होने के पीछे रीजन मोर अल्फा हाइड्रोजन है, और मोर अल्फा हाइड्रोजन किसकी वजह से हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा क्या बनेंगे हमारे पास? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के विषय में कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट, सही नहीं है, ठीक है। बताइएगा, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। क्या ये सही है या गलत है? हाँ, तो अगर पूछा गया है आपको कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में हमारे ऑक्सीजन के कंपेयर में बहुत तेज़ी से क्या करता है? बाइंड करता है। ऑक्सीजन कंपेयर में हीमोग्लोबिन से क्या करता है? बहुत तेज़ी से बाइंड कर लेता है। अगर बहुत तेज़ी से बाइंड करेगा तो क्या ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ब्लड की घटाएगा? हाँ, क्योंकि अब ब्लड बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एबिलिटी या ऐसी टेंडेंसी है जिससे वो ऑक्सीजन के कंपेयर में जल्दी तेज़ी से बाइंड किया, तो अब ब्लड का जो लेवल था वो क्या हो गया? बाइंड करने का घट गया। यानी पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल। बताइए, अगर लेस स्टेबल होता तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ बाइंड कर पाता या उसकी कैरिंग एबिलिटी को घटा पाता? नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? गलत है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है? गलत है। यानी कि स्टेटमेंट अगर सही करना होता तो लिखा जाता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल, है ना। नेक्स्ट, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इन, हाँ तो सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? इनकम्प्लीट कंबस्शन। हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, किसी वुड का इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से ऑलवेज क्या डेवलप होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बताइए क्या डेवलप कर लेती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो फोर्थ सही है, थर्ड सही है, फर्स्ट सही है। यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है हमारे पास? सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है।